ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी जनाब। तो हम ज़रा इसको शुरू करते हैं। आप ही शुजा देना। हाँ डियर, जी जी प्लीज। मोहम्मद आमिर। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोहम्मद आमिर। डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारा जो आज सेशन है अभी, वो है बेसिकली ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस पे। ये 1.5 घंटे का हमारा सेशन है। आप लोग सवाल करना चाहें सवाल भी कर सकते हैं। इसमें हमारा इंटरेक्टिव सा ये सेशन होगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फिर हमारा ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस जो है बेसिकली, ये कॉरस्पॉन्डेंस आप जानते ही हैं मीनिंग इसका, कि जो हम मुख्तलिफ हैसियतों में लेटर लिखते हैं, हमारे पास जवाब आता है, ये जो खत किताबत होती है, इसको हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। बेसिकली ऐसे है कि हम सब लोग जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज हैं, तो गवर्नमेंट का कुछ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, जिनको बेसिकली अचीव करने के लिए हम सबको भर्ती किया गया। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भर्ती किया गया। आप लोग भी, मैं तो अब है रिटायर हो गया हूँ, लेकिन जो भी पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट है, बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए जो है वो किया गया है जी, रिक्रूट किया गया है। अच्छा, उनमें से एक है गुड गवर्नेंस। जैसे आप अभी जरा देर पहले गवर्नेंस पे आप का वो लेक्चर था। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सर्विस डिलीवरी है, जहां जहां पे भी हम में से कोई सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व है, वहां पे वो सर्विस डिलीवरी जो है उसकी इम्प्रूव हो जाए। जैसे आप सब दोस्त जो हैं वो टीचिंग से ताल्लुक रखते हैं, लेक्चरर हैं, जो कौम के नौजवान हैं, बच्चियां और बच्चे, उनको आप तालीम देते हैं, तो ये सर्विस डिलीवरी जो है बेसिकली आप लोग करते हैं माशाल्लाह। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए। जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सर्विस डिलीवरी उधर से उनकी बेहतर हो जाए। जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में, जैसे हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे दूसरे जो ये हमारे एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, उनकी सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए। तो ये जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अलावा जो है वो मुख्तलिफ और जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो उनकी सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। अच्छा, ऐसे होता है कि आपके पास कोई कभी कोई लेटर्स आते हैं, सेक्रेटरी ऑफिस से आ जाते हैं, कभी किसी पेरेंट्स की तरफ से आ जाते हैं, कभी आप अगर कॉलेज में काम कर रहे हैं डीपीआई साहब की तरफ से आ जाता है कोई लेटर, और कभी जो है वो डीपीआई साहब के अलावा डायरेक्टर साहबान की तरफ से लेटर आ जाते हैं, या अगर आप खुद डीपीआई ऑफिस में हैं तो आपको मुख्तलिफ क्वार्टर से लेटर वगैरह आते रहते हैं। तो आपने जहाँ पे भी आप हैं तो आपने बेसिकली लेटर लिखने होते हैं, जवाब देना होता है। अच्छा, ये आवाज कोई आ रही है जी, एक दो जरा काइंडली देखिएगा। ये स्पीकर अगर किसी का ऑन है तो जरा ऑफ कर दीजिएगा जी। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, चाहे मैं जी खुद भी रहा हूँ एजुकेशन में, तो एज ए लेक्चरर भी हम अपने प्रिंसिपल साहब को असिस्ट करते हैं, लेटर वगैरह ड्राफ्ट बना के दे देते हैं, कभी जो है वो उसको उसी पे वो साइन करके भिजवा देते हैं। जहाँ पे भी आप होते हैं आपको इससे वास्ता पड़ता रहता है। जब आप अभी 18 में प्रमोट हो जाएंगे, कहीं पे आप कभी वाइस प्रिंसिपल लग जाते हैं या किसी और हैसियत में,
कहीं पे आप डिप्टी डायरेक्टर लगते हैं या इस तरह से डिप्टी सेक्रेटरी लग जाते हैं, तो आपको खतो खताबत करनी पड़ती है। तो आज जरा हम ये देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डेंस है, हमारी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस है, वो हम कैसे करेंगे, हम लेटर कैसे बनाएंगे। तो मुख्तलिफ मौके पे जो फॉर्मेट्स इस्तेमाल करने होंगे उनके बारे में भी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं। ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे जी कि जो गवर्नमेंट ने क्या हमें रिकमेंड किया है, किस तरह के हमने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस तरह की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इनमें से कोई भी चीज़ मेरी अपनी तरफ से नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से ली गई हैं। तो हमारा बेसिकली एक मैनुअल है जो हमारा SNGD का एक विंग है, हमारा O&M विंग है, जो पूरे पंजाब के तमाम जो मैनुअल होते हैं, तमाम जो ये हमारी लॉ बुक्स रूल्स वाली रूल्स वगैरह होते हैं, उनको वो कंपाइल करता है। बेसिकली वो है O&M विंग हमारा ना। जैसे आपकी एस्ट्रा कोड है, आपके लीव रूल्स हैं, आपके मुख्तलिफ और रूल्स हैं, तो वो कंपाइल वो उसी विंग ने किए होते हैं। तो इसी तरह से उसने एक मैनुअल भी बनाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन हैं ओवरऑल जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं जो हमारे तमाम दफातर में होते हैं उनके बारे में जो है वो मैनुअल है कि कैसे वो करने हैं। इनमें से एक काम जो है वो खतो किताबत का है। तो मैनुअल के अंदर लिखा गया है जी कि किस मौके पे आपने कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस सूरत में किस तरह की ज़ुबान आपने इस्तेमाल करनी है, किस तरह का आप वो सारी चीज़ें जो है किन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो हम आज वो सारी चीज़ें देखेंगे। बेसिकली आपने याद ये रखना है कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसका मकसद ये होता है कि जो हायर पोस्ट है जिसके लिए आप की प्रमोशन जो है वो देर और आएगी या आपको प्रमोट किया जाएगा, उस पे जो जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तौर पे आप कैसे अदा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रैक्टिसेस को बनाना है, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और मैनुअल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनके मुताबिक बनाना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, जो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, इसके इसकी पाबंद जी हर गवर्नमेंट का मुलाजम है, चाहे वो कॉलेज में प्रिंसिपल साहब हैं या वो DPI साहब के ऑफिस में कोई है, डायरेक्टरेट्स में है या सिविल सेक्रेटरीट में है या वो किसी भी जगह पे है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिस में काम करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को बनाएगा मैनुअल के मुताबिक। राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके नीचे तक सबकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन हैं बेसिकली हमारा आइन ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात को चलाएगी रूल्स के मुताबिक, या दूसरे लफ्जों में अपने मामलात को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी। वो रूल्स जो हैं उनको हम रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। बिजनेस मीन्स जो कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं, ऑफिशियल एक्टिविटीज होती हैं, उनको बिजनेस कहते हैं। अच्छा, तो जो है जो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन इंस्ट्रक्शन इशू करेगी कि दफातर को कैसे चलाना है, दफातर में काम कैसे करना है। तो आज फिर हम उनमें से एक एक्टिविटी के बारे में, यानी जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस है, उसके बारे में देखेंगे जी। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब हम कोई भी किसी को लेटर लिखते हैं तो असल में हमारा मकसद क्या होता है। तो हमारा सबसे पहले मकसद तो ये होता है कि जी जैसे हम लिख रहे हैं वैसी ही उसको समझ आए और फिर उसके बाद वो उसी तरह से करे जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं जी कि वो NOC इशू कर दे तो वो फिर NOC इशू कर दे। अगर वो हम चाहते हैं कि वो हमें फंड्स दे गाड़ियां खरीदने के लिए और साथ NOC भी हमें दे दे, परमिशन भी दे दे, तो अगर वो दे देता है हमें फंड्स भी ग्रांट कर देता है वो महकमा जिसको हमने लेटर लिखा है, और हमें NOC भी दे देता है, हम समझते हैं कि हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो सक्सेसफुल रही है। लेकिन अगर हम उसको लिखते कुछ हैं, उसको समझ और तरह से आएगी, तो फिर वो उस तरह से नहीं करेगा
जैसे हम चाहते हैं। फिर वो होगा ये कि कोई एतराज़ लग जाएगा, कोई दरम्यान में ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कोई वो क्लैरिफिकेशन मांग लेगा, तो इस तरह से हमारी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो कामयाब नहीं होगी। तो हमने असल में अपनी कॉरस्पॉन्डेंस को जो है वो कामयाब बनाना है, ताकि नंबर वन तो जिसको हम लेटर कोई लिख रहे हैं उसको उसी तरह से समझ आए जैसे हम चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे वो उसी तरह से करे जैसे हमने रिक्वेस्ट किया। अगर वो इस तरह से हो जाता है तो हम कामयाब हो गए जी। हमारी फिर जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो उसकी स्किल जो है वो हमारी बड़ी अच्छी है। तो बहरहाल इंसान तो सारी उम्र जो है वो सीखता रहता है जी। हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेज पे पहुंच जाए, इंसान जो है वो सारी उम्र वो तालिब इल्म ही रहता है। ठीक है, जो भी समझदार है। अच्छा, आज जो चीज़ें हम अभी देखेंगे उनमें ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट है, मेमोरेंडम फॉर्मेट है, डेमी ऑफिशियल रेफरेंस है, अनऑफिशियल रेफरेंस है, और हम देखेंगे एंडोर्समेंट क्या होती है, नोटिफिकेशन क्या होता है, और इसके अलावा हम देखेंगे जी ये ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन तो हर एक फॉर्मेट के बारे में हमने देखना है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कब, किस सूरत में इस्तेमाल होता है, और फिर हमने दूसरे नंबर पे देखेंगे जी कि उसके अंदर फॉर्मेट में क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड में जो है वो आप लोगों के दोस्तों के सवालात हैं, तो जहाँ पे भी कोई सवाल हो आप लोग काइंडली अपने पास नोट कर लें, ताकि एंड में जब सवालात के लिए आपको इंशाल्लाह सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा तो फिर आप सवाल कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी ऑफिशियल लेटर पे। अच्छा, जो ऑफिशियल लेटर है नाम से तो लगता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं दफ्तरों में बैठ के, जो आप कॉलेज में काम करते हैं डीपीआई साहब के ऑफिस में, या कहीं पे डायरेक्टर साहिबान के ऑफिस में काम करते हैं, तो लगता तो चूंकि वो ऑफिशियल होता है तो लगता तो ऐसे है कि जैसे यही फॉर्मेट, ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट ही इस्तेमाल होगा सब जगहों पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो फॉर्मेट है, आप दूसरे वाला फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये जो पहले वाला फॉर्मेट है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये नॉर्मली इस्तेमाल होगा जब हम कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, या दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ हम करेंगे खत खताबत, या पाकिस्तान के जो मिशन हैं बाहर के मुल्कों में। ये मिशन क्या होता है, ये जो सफारतखाने हैं उनको मिशन हम कहते हैं। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के सफारतखाने हैं बाहर के मुल्कों में, जैसे सऊदीया में अगर पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ आप कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं तो आप इसी फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, या बाहर के मुल्कों के फॉरेन मिशन जो है पाकिस्तान में जो है, उनमें से अगर आप किसी एक के साथ करते हैं हतो खताबत तो भी आप इसी फॉर्मेट में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, आप उनके साथ अगर हतो खताबत करेंगे तो इसी फॉर्मेट में करेंगे। इसके अलावा पब्लिक बॉडीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं। पब्लिक बॉडीज क्या होती हैं, जैसे आपकी असेंबली की मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, वो पब्लिक बॉडीज हैं। इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको जो है आप उसको लेटर लिखते हैं तो आप इसी फॉर्मेट में जो है वो लेटर लिखेंगे। ठीक हो गया, लेकिन कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आखिर में ये इंस्ट्रक्शन में आ गया कि ये नॉट फॉर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट, कि सेक्रेटेरिएट के जो मुस्लिम महकमे हैं वो आपस में हतो खताबत के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से कोई जो सेक्रेटरी साहब हैं, या सेक्शन ऑफिसर, या डिप्टी सेक्रेटरी, या एडिशनल सेक्रेटरी साहब कोई लेटर लिखते हैं, लिखना चाह रहे हैं SNGAD को, या फाइनेंस को, या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर किसी ऑफिस को, तो वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर डीपीआई साहब जो है वो किसी को लेटर लिखना चाह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, तो वो इस फॉर्मेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उन इंस्टांसेस में जो ऊपर बयान हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ये जितने क्वार्टर्स में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बड़े ही फॉर्मल सा हमें रहना पड़ेगा। भाई फेडरल गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो हमारी एक हायर लेवल का वो ऑफिस है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, या इस तरह से जो मिशन है पाकिस्तान के या बाहर के मुल्क के मिशन है, या हाई कोर्ट है, या हमारे
मोस्टली ऑफ जो पब्लिक बॉडीज हैं, ये सारे ही ऐसे हैं कि उनको जब हम कोई कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो वो फॉर्मल होगी, ज्यादा फॉर्मल होगी। ये नहीं है कि जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ खतो खताबत करते रहते हैं फ्री तरह, थोड़ा वो नहीं है ना, ज्यादा फॉर्मल है। तो हम जरा इसको देखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। अच्छा, हर फॉर्मेट के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है फॉर्मेट का, तो आपने वो नहीं लिखना। जब आपने लेटर लिखना है तो आपने ये फॉर्मेट के ऊपर वाला नाम नहीं लिखना। अच्छा, जो हमारा ऑफिशियल लेटर है जी, वो शुरू होगा टेलीफोन नंबर ऑफ द सेंडर से। लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वाला है हिस्सा, लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला कॉर्नर जो है, वहां पे हम टेलीफोन नंबर ऑफ द सेंडर लिखेंगे। अगर मैं सेंडर हूं तो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ, अच्छा टेलीफोन नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये जो टेलीफोन नंबर है ये हमारा जो ऑफिशियल होता है लैंडलाइन, वो लिखेंगे हम। मोबाइल नंबर आपने नहीं लिखना, ठीक है। तो इसके बराबर में जो है नंबर ऑफ द लेटर आ जाएगा, जो लेटर नंबर है आपका या डिस्पैच नंबर है, जो भी आप इसको कहते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे वो आ जाएगा। अच्छा, उससे नीचे जो है वो गवर्नमेंट का नाम है, फिर आपके डिपार्टमेंट का नाम आ गया, आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा। अच्छा, उससे नीचे जो है वो, अच्छा ये जो गवर्नमेंट का नाम है, आपके डिपार्टमेंट का नाम और आपके ऑफिस का नाम, इन सब चीजों को मिला के हम कहते हैं कि ये लेटर हेड है, ये है लेटर हेड। अच्छा, इसके बाद जो है हमने डेट लिखनी है, और डेट के लिए याद रखिएगा कि जब लेटर की डेट लिखी जाती है ऑफिशियल लेटर की, या आप आगे से दो तीन जो मजीद लेटर फॉर्म जो है वो देखेंगे, उनमें भी जब डेट लिखी जाएगी तो उसका एक खास फॉर्मेट है जिसमें आप लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं डेटेड, उसके बाद कोलन, कोलन होते हैं दो नुक्ते जो ऊपर नीचे होते हैं वो वाले, तो आप लिखते हैं डेटेड कोलन, और उसके बाद आप जगह का नाम लिखते हैं जहां से आप लेटर लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे भाई मैं लेटर लिख रहा हूँ जी मुजफ्फरगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मुजफ्फरगढ़। अगर मैं लिख रहा हूँ जेलम से तो मैं लिखूंगा जेलम। अगर मैं लिख रहा हूँ लाहौर से तो मैं लिखूंगा लाहौर। तो मैं लिखा डेटेड कोलन, फिर उसके बाद लाहौर, कॉमा। कॉमा के बाद जो है वो मैं देखूंगा जी कि आप महीने का नाम लिख दें, फेब्रवरी, है ना, FEBRUARY, या आप पूरा लिख दें, या FEB फेब लिख दें, है ना। और उसके बाद आप डेट डाल दें। डेट क्या है, आज 22 है, तो आप लिखते हैं फेब 22, कॉमा 2023। या दूसरा तरीका ये है कि आप फेब 23 लिखने की बजाय पहले आप 23 लिखते हैं, सॉरी 22 लिखते हैं, है ना। 22 लिख के तो साथ ND कर देते हैं, क्योंकि सेकंड हम लिखते हैं, 2 के साथ हम ND लगाते हैं, तो 22 हो जाएगा। 22 आगे फरवरी लिखें और फिर कामा 2023। तो इस तरह से करके हम डेट डालते हैं जो लेटर में होती है, ठीक है। वो वैसे नहीं हमने डेट लिखनी जैसे वो होता है जी के 22-2-2023, उस तरह से डेट नहीं डालनी लेटर में, हम इस तरह से डेट डालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो फ्रॉम है। मैंने आपको बताया था कि ये लेटर जो है ये ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम भी है। और फ्रॉम में ये है कि जो सेंडर का नाम है और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे, मैं हूं जी डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मिसाल हम ले लेते हैं। वैसे मैं तो डिप्टी सेक्रेटरी आपके हायर एजुकेशन में रहा हूँ, 2004 से लेके 6 तक मैं रहा हूँ जी आपके हायर एजुकेशन में। तो फर्ज करते हैं जी कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम के बाद मैं लिखूंगा अपना नाम और कॉमा, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, और डिपार्टमेंट का नाम चूंकि ऊपर आ चुकी है और मजीद लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम हो गया। उसके बाद जो है ये वो है टू, और टू में आपने जो आपका एड्रेसी है, एड्रेसी कौन होता है, जिसको आप लेटर लिखते हैं, तो जो मेरा एड्रेसी या मकतूब अलैह है उसका नाम नहीं मैंने लिखना यहाँ पे, मैं उन्हें उसका सिर्फ डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो भी लेटर होगा, चाहे वो ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट में हो, मेमोरेंडम फॉर्मेट में हो, डेमी ऑफिशियल में हो, या UO फॉर्मेट में हो, आपने उसका सब्जेक्ट जरूर लिखना है। और ये सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये आप सारे लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली हम अगर अपने आप से सवाल करें कि व्हाट इज इट अबाउट, ये जो लेटर हम लिख रहे हैं ये किस चीज के बारे में है,
तो वो जो अगर हम एक दो लफ्जों में, दो चार लफ्जों में या छोटे से सेंटेंस में एक्सप्रेस कर दें तो दैट बिकम्स और सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्यों? ताकि पूरा लेटर पढ़े बगैर ही हमें पता चल जाए, सिर्फ सब्जेक्ट देख के ही कि ये लेटर किस चीज़ के बारे में है। चले, अच्छा अब ये है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जी हमारा ये जो लेटर है ना, हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज है उसमें एक एफएम स्टेशन बना दिया जाए। ठीक है, रेडियो स्टेशन जो है वो एक बना दिया जाए, ताकि हम जो एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेज में होती हैं हम उनके बारे में आवाम को बता सकें, लोगों को बता सकें कि कौन सी जो है तालीमी सरगर्मियाँ हो रही हैं, कौन सी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गेम्स हो रही हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ कौन सी हो रही हैं, ये बता सकें। और दूसरा ये है कि हम जो है वो कुछ आम दिलचस्पी के, जनरल इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उन पे लोगों को अवेयरनेस भी दे सकें, जो भी हमारे उसमें हल्का असर में आते हैं, जहाँ तक हमारी रेडियो की आवाज़ पहुंचेगी। तो बेसिकली ये हमारा हमने मिसाल ये इस ऑफिशियल लेटर के लिए ली है। अच्छा, तो ये जो ऑफिशियल लेटर है, चूंकि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना चाह रहे हैं जिसके अंदर वायरलेस का इस्तेमाल होता है, तो इस पे फेडरल गवर्नमेंट का एक एक्ट है जो वायरलेस एक्ट है ना, वो इस पे लागू होता है। उसके तहत हम बगैर गवर्नमेंट की परमिशन लिए रेडियो स्टेशन कायम नहीं कर सकते। तो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की हमें जरूरत होगी परमिशन की, है ना, एनओसी की। तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एनओसी, या अगर आप थोड़ा इसको और कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एनओसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एफएम स्टेशन। ओके, ये वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि अगर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो ऑफिशियल है। ऑफिशियल क्या होता है कि जो एम्प्लाई है गवर्नमेंट का, चाहे वो फेडरल सेक्रेटरी हो या वो कोई भी बंदा है, अगर वो एम्प्लाई है, ठीक है, मुलाजम है गवर्नमेंट का, तो हम, अगर मर्द है वो तो सर से शुरू करेंगे, और अगर खातून है तो हम फिर मैम से शुरू करेंगे, मैडम, MADAM, मैम से। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। ये जो सर होता है, मैम है, या इस तरह से जो हम मुखातब करते हैं शुरू में, है ना, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, SALUTATION, सैल्यूटेशन। अच्छा, अच्छा, जब हम ये लेटर की टेक्स्ट खत्म होगी तो हम फिर, अगर वो ऑफिशियल को लेटर हम लिख रहे हैं तो हमने सारिया मैम से शुरू किया था, तो जब हम ख़त्म करेंगे तो हम उसके बाद जो अलविदाई कलमात होते हैं उनमें हम योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखेंगे, कॉमा। अच्छा, इस ये जो होता है योर ओबीडियंट सर्वेंट, अच्छा, अगर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है, वो मुलाजम नहीं है गवर्नमेंट का, मिसाल के तौर पे हम जिसको लेटर लिख रहे हैं जी वो मिनिस्टर साहब हैं, वो अब वो एम्प्लाई तो नहीं है ना। ठीक है, तो चूंकि एम्प्लाई नहीं है इसलिए हम फिर सर से नहीं शुरू करेंगे। अगर मेल है तो डियर सर, और अगर खातून है तो डियर मैम से शुरू करेंगे, कॉमा, यानी सब सैल्यूटेशन में वो ये डियर सर या डियर मैम आ जाएगा, है ना। तो ऐसी सूरत में नीचे जो है, जब अलविदाई जो होता है हमारा, जैसे वो पहले हमने योर ओबीडियंट सर्वेंट देखा था, तो इस मामले में फिर हम योर्स ट्रूली लिखेंगे, योर्स ट्रूली, TRULY, ट्रूली। यानी अगर वो एम्प्लाई है तो फिर हम शुरू करेंगे सारिया मैम से, ख़त्म करेंगे योर ओबीडियंट सर्वेंट पे, और अगर जो है वो एम्प्लाई नहीं है तो हम डियर सर या डियर मैम से शुरू करेंगे और योर्स ट्रूली पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये जो योर्स ट्रूली है कि एक आध जगहों पे आप बाद में देखेंगे योर्स सिंसियरली आएगा, या इस तरह के यहाँ पे योर ओबीडियंट सर्वेंट वाला इस्तेमाल है, इन सब को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन हम कहते हैं। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन आ गई। इससे नीचे फिर हम क्या करते हैं कि नाम जो है सेंडर का वो आ जाता है कैपिटल लेटर में। आपने याद रखना है कि नीचे जो भी ये हम बनाते हैं वो हम कैपिटल लेटर में, वो ब्लॉक लेटर में या कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं नाम। अच्छा, जो चूंकि यहाँ पे उस बंदे का साइन भी होने हैं, तो जहाँ पे साइन होने होते हैं
उससे नीचे जब हम नाम कोई लिखते हैं या टाइप करते हैं तो वो नंबर एक तो हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, नंबर दो उसके गिर्द हम छोटी ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि साइन होने हैं तो इसलिए नाम जो है वो हमने छोटी ब्रैकेट्स में कर देना। उससे नीचे हम क्या करते हैं कि उसका डेजिग्नेशन जो होता है वो टाइप कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छे लेटर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कंटेंट्स क्या हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि जब भी कोई आपको कोई लेटर आता है, अब तो है लेटर आते ही कम है हमारे पास, जो ज़ाती लेटर हैं तो वो बहुत ही कम हो गए हैं, शायद ही कोई साल में कोई एक आध लेटर आता हो। चूंकि अब हमारे पास आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ये वाला एसएमएस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, तो इसने हमारे असल में जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके थे उनको ख़त्म कर दिया। तो लेकिन अगर कोई लेटर आपके पास आता है तो उसमें आप सबसे पहले क्या चीज़ देखना चाहते हैं? आप असल में जो भी लेटर उठाएंगे चाहे वो ऑफिशियल हो या जाती हो, आप देखना ये चाहते हैं कि ये मसला इसको क्या है, क्यों इसने लेटर लिखा है ना। तो आपने भी जब लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपने पहले पैरे में या पहले एक आध पैरे में या दो तीन जो पैरे हैं उनमें आपने बताना है जी कि इशू है क्या, मसला है क्या, क्यों आप लेटर लिख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आप जो हमने मिसाल ली उसमें हम कैसे बताएंगे जी कि इशू क्या है। तो हम बताएंगे जी कि हमारा जो कॉलेज है वो इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है वो क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कॉलेज की तरफ से जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी होती हैं, इस तरह से वो सिर्फ जो गेम्स हैं वो भी होती हैं वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं दूसरा हम चाहते हैं कि इनके बारे में लोगों को जो भी हमारी लोकेलिटी के हैं या हमारे करीब करीब हैं उनको अवेयरनेस दें। इस जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं जैसे ये सफाई है, ये जो मुख्तलिफ इम्यूनाइजेशन के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के, हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही होती हैं वगैरह वगैरह, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें ताकि उनका फ़ायदा हो। ठीक है। तो हमारा ये बेसिकली इशू है। तो हमने पहले एक पैरा या दो या तीन पैरे में हमने इशू बता देना है। अच्छा, इशू जो होता है बाद सूरतों में तो इस तरह से है जैसे मैंने आपको भी इस मिसाल में बताया। कभी कभार ये होता है कि इशू और तरह का होता है और हमें बताना पड़ता है ये इशू है और ये पैदा कैसे हुआ था, तो हमें वो सारा जो है वो बताना पड़ता है। अच्छा, और कई दफ़ा ये होता है कि हमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी लेने पड़ते हैं, है ना, इशू के बारे में। अच्छा, आपने जो भी आपका इशू होगा आपने देखना है कि वो एक पैर में आएगा या दो में आएगा या तीन में आएगा। ठीक है। तो लेटर जब भी आपने लिखना है तो आपने पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना होता है, और उसके लिए ये है उसका तरीक़ेकार कि जो एक आइडिया होता है उसको जनरली हम एक पैर में लिख देते हैं, लेकिन अगर आइडियाज छोटे छोटे हों तो सिमिलर आइडियाज जो हैं, जो एक जैसे आइडियाज हैं उनको हम एक पैरे में इकट्ठा कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारा लेटर होगा उसको हम मुख्तलिफ पैराज की सूरत में लिखते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे तो आ गया जी कि व्हाट इज द इशू। दूसरे नंबर पे फिर हम ये देखते हैं कि जी क्या इस इशू के बारे में कोई लॉ है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर कोई ऐसा है, कोई प्रोविजन है किसी लॉ की या रूल्स की या रेगुलेशन की या पॉलिसी की, तो फिर हम उसका हवाला भी दे देते हैं। नेक्स्ट पैरे में हम उसका हवाला दे देते हैं कि फलां जो सेक्शन है फलां लॉ का, या फलां रूल जो है फलां रूल्स का, या फलां पैरा जो पॉलिसी का है, या रेगुलेशन फलां जो रेगुलेशन है वो इशू के बारे में ये कहता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फेडरल लॉ है उसके तहत जो है वो ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ऐसा वो कोई अदारा बनाएगा या कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करेगा जैसे जिसमें वायरलेस का इस्तेमाल है, तो वो एनओसी लेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो हम उस लॉ का उस सेक्शन का हवाला दे देंगे। ठीक है, कि वो ये कहता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे ये होता है प्रेसिडेंट, कि अगर पहले भी ऐसा कोई मसला पेश आया था, कोई इशू पेश आया था,
तो उसका जो हल तजवीज़ किया गया था, जो हल निकाला गया था, वो हमारे लिए प्रेसिडेंट या नज़ीर की हैसियत रखता है। जोए वाली नज़ीर, ये दूसरी नज़ीर नहीं है। अच्छा, ये बेनज़ीर वाली बेसिकली नज़ीर है, ये वाली है ना, प्रेसिडेंट हम कहते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, ऐसे है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो आप उसका भी हवाला दे देंगे, फिर आपको आसानी से वो आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। जैसे हमारी इस सूरत में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता है कनेड कॉलेज का भी एक एफएम स्टेशन है, इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी का भी है, यूएमटी का भी है, यूसीपी का भी है, ये इनका तो मुझे पता है। ठीक है, तो आप इनमें से एक दो मिसालें दे दें कि जनाब उस अदारे के ने ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे एफएम स्टेशन जो है वो चल रहे हैं, तो ये तीसरा प्रेसिडेंट का हो गया। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट का के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जो लास्ट चीज़ होती है किसी भी लेटर में वो ये होती है रिक्वेस्ट जो है। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो बड़ी ही क्लियर और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। भाई यहाँ पे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है हमारी, तो हम लास्ट आखिरी पैरे में क्या करेंगे, लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, तो मैं आखिरी जो पैरा है उसमें लिख दूंगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इशू एन एनओसी in for establishment of an FM station in our college। ठीक है, ये बड़ा क्लियर सी हमारी ये वाली रिक्वेस्ट हो जाएगी, जो कि रिक्वेस्ट हमेशा आपने अलहदा पैरा में लिखनी है जी। ये नहीं कि कुछ लिखते लिखते जो है वो आपकी रिक्वेस्ट शुरू हो जाए, नेक्स्ट जुमले में रिक्वेस्ट शुरू हो जाए। जो रिक्वेस्ट है उसका पैरा ही अलहदा होगा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, कई हमारे लेटर इस तरह के होते हैं जिनमें हम एडवाइस मांगेंगे, है ना। जैसे रेगुलेशन विंग से हम एडवाइस लेते हैं सर्विस मैटर के बारे में, फाइनेंशियल मैटर्स हो तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, या और कोई लीगल मैटर हो तो हम फिर लॉ डिपार्टमेंट से ले लेते हैं। तो अगर आपने कहीं से एडवाइस मांग रहे हैं, मांगने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो आपने फिर जो आखिरी पैरा है आपका रिक्वेस्ट वाला, उससे पहले आपने जो सेकंड लास्ट पैरा है उसमें अपनी ओपिनियन भी देनी है, क्योंकि जब तक वो आप अपनी ओपिनियन नहीं देंगे तो आपको वो एडवाइस नहीं देगा वो अदारा, ये उनको इंस्ट्रक्शन इशू हुई हुई हैं। तो यहाँ तक हमारे कंटेंट्स हो गए। अच्छा, अब ये है कि अगर कोई इसके साथ लेटर के साथ एनक्लोजर जाने हैं तो उसका जिक्र हम फिर ये डेजिग्नेशन के लेवल से नीचे लिखे करेंगे। आपको सामने नजर आ रहा है कि ये जो डेजिग्नेशन था, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, उससे एक लेवल नीचे या दो लेवल नीचे लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं और हम लिख देते हैं जी कॉपी ऑफ लेटर नंबर फलां डेटेड फलां इज अटैच्ड, या हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, डी ओब्लिक ए कर देते हैं, डी फॉर डॉक्यूमेंट्स, ए फॉर अटैच्ड। तो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं हम वो करके फिर कोलन लिख देते हैं, डाल देते हैं, और उसके बाद फिर नंबर और डेट उसकी डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो लेटर है उसके कंटेंट्स पूरे हो गए। लेकिन अगर आपने मेन एड्रेस के अलावा किसी को इस लेटर की कॉपी भेजनी हो तो फिर आप एंडोर्समेंट के जरिए भेजेंगे। भाई हमारा जो मैनुअल है बड़ा क्लियरली कहता है कि जब भी आपने मेन एड्रेस के अलावा किसी को कोई कॉपी भेजनी है लेटर की या नोटिफिकेशन की या ऑर्डर की, तो आप एंडोर्समेंट के जरिए भेजेंगे। आप वो सीसी के जरिए या पीसी के जरिए नहीं भेजेंगे, जैसे हमारे वो मुख्तसर लिखा होता है सीसी और फलां। ठीक है, वो नहीं, आपने एंडोर्समेंट के जरिए भेजनी है। अच्छा, एंडोर्समेंट कौन सी है? ये जो लफ्ज एंडोर्समेंट है ये आपने लिखना नहीं है अपने लेटर में, लेकिन इस लफ्ज से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट में एक नंबर होता है और एक डेट है, और अगर नंबर और डेट ऊपर वाली ही है जो ऊपर मेन लेटर की थी, तो फिर हम रेपिटेशन से बचने के लिए क्या लिख देते हैं कि नंबर एंड डेट E1। ठीक है। अच्छा, ये नंबर और डेट देने के बाद हम ये करते हैं कि लिखते हैं कॉपी इज फॉरवर्डेड टू, और अगर जो है ये कॉपी हम भेज रहे हैं एक ही बंदा है तो हम साथ ही लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लेटर है जी ये आप दायरे नहीं लिखेंगे, ये आपका जो महकमा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो लिख सकता है ये वाला लेटर। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कोई भी अटैच डिपार्टमेंट वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस होगी जो है वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट।
तो हम फर्ज ये करते हैं जी कि ये लेटर जो है वहाँ से सेक्शन ऑफिसर कोई है, उन्होंने ये लिखा है फेडरल सेक्रेटरी को, और जो है अब इसकी कॉपी वो चाहते हैं कि एक सेक्रेटरी साहब को भेज दें, सेक्रेटरी ऑफिस को भेज दें, और एक कॉपी डीपीआई साहब को भेज दें इस लेटर की। तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे जी ये कॉपी इज फॉरवर्डेड टू, ठीक है। और अगर एक ही या सिर्फ सेक्रेटरी साहब को भेज रहे हैं या सिर्फ डीपीआई साहब को भेज रहे हैं तो साथ ही लिख देंगे ये कॉपी इज फॉरवर्डेड टू दी डीपीआई विद इन ब्रैकेट कॉलेज पंजाब लाहौर, ठीक है। अच्छा, और अगर जो है ये एक से ज्यादा है तो फिर हम लिखेंगे कॉपी फॉरवर्डेड टू और उसके बाद कोलन और उसके बाद नंबर 1 PS टू सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, पंजाब। और उसके बाद जो है दूसरा ये है कि दूसरे लिखेंगे नंबर 2 या 2। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा जो है वो है हम लिखते हैं कि PA2 DPI कॉलेज पंजाब लाहौर, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, इससे नीचे फिर उसी ऑफिसर का जो सेंडर है उसका नाम आ जाएगा ब्लॉक लेटर्स में छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और नीचे जो है वो उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। अगर कोई एनक्लोजर है तो इसके साथ वो हम नीचे उसका जिक्र कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल पैदा होता है जी कि साइन कहाँ पे होंगे। तो याद रखिएगा जो कॉपी मेन एड्रेसी को जाने वाली है उस पे साइन ऊपर होंगे, है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है योर ओबीडिएंट सर्वेंट, तो उससे नीचे जो है नाम के ऊपर वाले जो स्पेस है वहाँ पे साइन होंगे, फुल सिग्नेचर हो जाएंगे। और नीचे उस कॉपी पे जो मेन को जा रहा है, जो लेटर जो मेन हमारा एड्रेस है उसको जो जा रहा है, यानी इस मिसाल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को जो लेटर जा रहा है उस पे साइन ऊपर वाले हिस्से में होंगे। और जो कापियां हम भेज रहे हैं डीपीआई साहब को और सेक्रेटरी साहब को ऑफिस को हम भेज रहे हैं, उन पे दोनों पे साइन जो है वो नीचे वाले हिस्से में होंगे। अच्छा, जिस कॉपी पे सिर्फ ऊपर साइन होने हैं तो ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, नीचे वाले हिस्से में साइनों की जगह पे हम एक स्लांटिंग लाइन लगा देते हैं, खड़ी लाइन लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे साइनों की जरूरत नहीं। और जो कॉपी जानी है एंडोर्समेंट में वहाँ पे साइन फुल सिग्नेचर नीचे होंगे, और ऊपर वाला जो जगह है सिग्नेचर वाली वहाँ पे स्लांटिंग लाइन लग जाएगी, टेढ़ी लाइन लग जाएगी। ऑफिस कॉपी जो होती है उस पे हम ये जहाँ पे योर ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा हुआ है इसके साइड पे लेफ्ट साइड पे हम O/C लिख देते हैं, O फॉर ऑफिस, C फॉर कॉपी। और ऑफिस कॉपी पे इनिशियल होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी। तो इस तरह से करके हमारा ये जो ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट है ये मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसका नाम मेमोरेंडम है जी। बेसिकली ये फॉर्मेट का नाम है, इससे आप कोई आपने नहीं ये सोचना शुरू कर देना ये मेमोरेंडम जो है ये कोई यादाश्त है या ये कोई रिमाइंडर है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, लेटर फॉर्मेट है। अच्छा, तो ये नॉर्मली हम कब यूज करेंगे जी, जब सबॉर्डिनेट ऑफिस के साथ हस्तक्षेप करते हैं। कैसे, डीपीआई साहब अगर लेटर लिखते हैं अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस को, डायरेक्टर साहिबान को लेटर लिख देते हैं या वो किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख देते हैं, तो ये यही फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके अलावा जो इक्वल स्टेटस के मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं सेम गवर्नमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, भाई एक महकमा दूसरे महकमे को लेटर लिख देता है, एक डीसी साहब दूसरे डीसी साहब को लेटर लिख देते हैं, या आप जो है वहाँ पे कॉलेज से आप मुतलका डीसी साहब को लेटर लिखते हैं, तो आप इसी फॉर्मेट में लेटर लिख सकते हैं। इक्वल स्टेटस पे भी, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ हस्तक्षेप में भी। और इसके अलावा आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो जब आपस में कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो भी यही फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। अब हम दर इसकी तरफ आ जाते हैं, ये फॉर्मेट है क्या। अच्छा, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऊपर फॉर्मेट का नाम है जो हम नहीं लिखेंगे। हमारा लेटर टेलीफोन नंबर ऑफ द सेंडर से शुरू होगा, ये लेफ्ट साइड पे जो ऊपर टेलीफोन नंबर ऑफ द सेंडर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है टेलीफोन नंबर क्यों लिखा जाता है, क्यों गवर्नमेंट कहती है जी टेलीफोन नंबर लिखो। तो साथ ही गवर्नमेंट ने वजाहत भी कर दी है इंस्ट्रक्शन के अंदर ही कि जी ये इसलिए जरूरी है लेटर का, सॉरी, ये टेलीफोन नंबर लिखना, ताकि जब आप लेटर लिखते हैं किसी को और उसका कोई छोटी मोटी क्वेरी होती है, कोई सवाल होता है, तो उसको वो छोटे मोटे सवाल के लिए आपको लेटर ना लिखना पड़े, बल्कि वो टेलीफोन पे ही आपसे वो क्लैरिफिकेशन ले ले जो लेनी है,
ठीक है, तो ये ज़रूरी है जी, आपने लिखना है। अच्छा, हमारा टेलीफोन नंबर ऑफ द सेंटर आ गया, उसके बराबर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नाम आ गया, फिर उससे निचले लेवल पे जो है वो आपके डिपार्टमेंट का, आपके ऑफिस का नाम आ गया। ठीक है, इससे एक लेवल नीचे लेफ्ट साइड पे जो है वो नंबर ऑफ द मेमो आ गया। ये नंबर ऑफ द मेमो वही है जो आपका लेटर नंबर है, और इसके बराबर में जो है वो डेट विद प्लेस ऑफ इशू आ जाएगी, वो जैसे पहले आपको बताई वैसे ही है। यहाँ पे फ्रॉम कोई नहीं है और यहाँ पे टू है। ठीक है, टू है और टू में वही है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका आपने नाम नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिख देना। सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से है, बाकी इसके कंटेंट्स भी उसी तरह से हैं जैसे आपको पहले लेटर के बताए गए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भी लेटर फॉर्मेट हो, चाहे वो ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट हो, मेमोरेंडम हो, डेमी ऑफिशियल हो या यू हो, वो लेटर शुरू करने के बेसिकली दो तरीके हैं जी। नंबर वन तो ये है कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं अंडर डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पे डीपीए साहब ने कहा है जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वहाँ पे उनको, कि जी आप एक लेटर लिखें सेक्रेटरी ऑफिस को। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये अंडर डायरेक्शन से वो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्या किया, कोई केस है जिसमें फाइल ऊपर भेजी और प्रपोजल ये दी कि जी हम लेटर लिखें सेक्रेटरी जो हायर एजुकेशन है, कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें कि जी हमें वो फंड दे दें या कोई कोई और ऐसी चीज़ है। तो दूसरे में क्या किया है, तो दूसरे में हमने फाइल भेजी है डीपीए साहब के पास अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो अब जब अप्रूवल होगी तो जो मैं लेटर लिखूंगा वो भी डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ही है ना, गवर्नमेंट की डायरेक्शन के तहत ही हम लिख रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के तहत कोई लेटर हम लिख रहे होते हैं तो हम शुरू में लिखते हैं आई एम डायरेक्टेड टू। जैसे मैं लिखता हूँ जी आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट, या बाद दफ़ा जब हवाला देना होता है, रेफरेंस देना होता है किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू लेटर नंबर, दिस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, या योर डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, या हम डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू फाइनेंस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर फलां डेटेड फलां एंड स्टेट दैट, है ना। तो जब अंडर डायरेक्शन हो तो फिर तो इस तरह से शुरू करते हैं आई एम डायरेक्टेड टू से। लेकिन जब अपने तौर पे लेटर कोई लिख रहे होते हैं तो फिर हम उसको शुरू करते हैं आई हैव द प्लेयर टू स्टेट दैट। ठीक है, या आई हैव द प्लेयर टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर फलां, या लेटर ऑफ ईवन नंबर डेटेड इतने, है ना, एंड स्टेट दैट। तो हम इस दो तरह से शुरू करते हैं। जब अपने तौर पे लेटर लिख रहे होते हैं और डायरेक्शन के तहत नहीं लिख रहे होते तो हम शुरू करते हैं आई हैव द प्लेयर टू स्टेट दैट, आई हैव द प्लेयर टू रेफर टू। अच्छा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन के तहत लिख रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट। अच्छा, बाकी सारे वही चीज़ें हैं जो इसके कंटेंट्स हैं लेटर के। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि अगर कोई हम इसके साथ एनक्लोजर भेज रहे हैं तो उसका जिक्र लेटर की बॉडी के अंदर ही आ जाएगा, या तो आखिर में, लेटर के आखिर में हम लिख देते हैं कॉपी ऑफ लेटर नंबर फलां डेटेड फलां इज अटैच्ड, या हम लिखते हैं D/A लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उसका नंबर और डेट लिख देते हैं। या बाद दफ़ा हम बॉडी के अंदर ही जहाँ पे कहीं हवाला आ जाता है लेटर नंबर फलां डेटेड फलां, तो हम विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं कॉपी अटैच्ड। इस तरह से करके हमारा जो कंटेंट्स हैं वो लेटर के वो पूरे हो जाते हैं। जब ये पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑफिशियल लेटर, सॉरी, ये जो मेमोरेंडम है फॉर्मेट है, इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल सा ये लेटर है, ज्यादा फॉर्मल नहीं है। अच्छा, तो जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म होता है वहाँ पे नाम आ जाता है सेंडर का ब्लॉक लेटर्स में छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और नीचे उसके डेजिग्नेशन आ जाता है। उसके बाद जो एंडोर्समेंट है वो हम उसी तरह से बनाते हैं जैसे आपको पहले लेटर में ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट में बताया गया। जब वो बन जाती है एंडोर्समेंट तो नीचे फिर उस ऑफिसर का नाम आ जाता है ब्लॉक लेटर्स में छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और नीचे डेजिग्नेशन भी आ जाता है उसका। अच्छा, अगर इसके साथ एनक्लोजर जाना है तो उसका भी जिक्र हम जहाँ पे हम ये बनाई है हमने एंडोर्समेंट, तो एंडोर्समेंट
के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही हम उसका जिक्र कर देते हैं कि कॉपी ऑफ लेटर नंबर 465 इज अटैच्ड। और अगर एनक्लोजर नहीं हम भेज रहे किसी को तो उसका फिर जिक्र करने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है जी मेमोरेंडम फॉर्मेट है, जो ज्यादातर हम खत किताबत में इसी का इस्तेमाल करेंगे। चलें हम जरा देखते हैं कि जी हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेमी ऑफिशियल लेटर। अच्छा, इसको डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं और इसको डेमी ऑफिशियल रेफरेंस भी कहते हैं, या जब मुखफ़फ़ करते हैं, एब्रीवेशन करते हैं, तो हम कहते हैं डीओ लेटर है या डीओ रेफरेंस है ये वाला। चलें हम देखते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन हमें बताती हैं जी कि जो जब हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो भी हम लेटर लिख रहे हैं इसको पर्सनल अटेंशन मिले उस बंदे की जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं लेटर लिख रहा हूँ, हम एक रेफरेंस भेज रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं, वो ज़ाती तवज्जो दे के, पर्सनल अटेंशन दे के तो इस मसले को हल करा दें, हमें जो एडवाइस चाहिए वो फौरी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम डीओ लेटर जो है वो लिख देंगे। तो या डेमी ऑफिशियल इसको हम कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि इसके अंदर ज़ाती तवज्जो दिलाई जाती है, उसकी जो हमारा एड्रेसी होता है उसकी हम ज़ाती तवज्जो दिलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़ाती तवज्जो दे के इस मसले को हल करा दे जो हमारा आम लेटर के ज़रिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पहला इसका इस्तेमाल वहाँ पे है जहाँ पे आम लेटर काम नहीं दे रहा। मैंने एक लेटर लिखा है, हमारे एसओ ने एक लेटर लिखा है, सेक्शन ऑफिसर ने, और उसने जो रिक्वेस्ट की है एडवाइस के लिए या पैसों के लिए या कोई भी जो रिक्वेस्ट किया है उसका ना तो कोई जवाब आया है और ना ही वो काम हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम जो एक डीओ लेटर, फिर हम ये करते हैं कि एक लेटर जब लिखते हैं फिर उसके बाद कोई 8-10 दिन बाद एक रिमाइंडर भेज देते हैं। अगर फिर भी जवाब नहीं आ रहा तो फिर अपने हेड से हम एक डीओ लेटर लिखवा देते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को। तो एक इसका इस्तेमाल वहां पे है जहाँ पे हमारी पहले से हतो किताबत जारी है लेकिन काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसका दूसरा इस्तेमाल वहां पे होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो। मिसाल के तौर पे भाई हमारे पास एक केस आया, हमारी जो है वो एक प्रॉपर्टी थी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो आज से कोई समझें कि कोई 20 साल पहले उस प्रॉपर्टी की कीमत थी, कोई वैल्यू थी कोई 6 करोड़ की, बड़ी मेन जगह पे वो प्रॉपर्टी थी। तो उस पर कब्जा किया था कुछ लोगों ने गवर्नमेंट की जमीन पे। फिर उन्होंने कुछ जैली कागजात वगैरह बनवा के क्या किया, केस कर दिया वहां पे सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जो है फैसला वो हो गया जी, हमारे हक में हो गया, दूसरी पार्टी चली गई ना। सिविल कोर्ट में जो फैसला है वो हाँ हमारे हक में हो गया, दूसरी पार्टी चली गई अगली कोर्ट में। जब अगली कोर्ट में गई तो वहां पे फैसला हमारे खिलाफ हो गया। अब हमारे पास जब फैसला पहुंचा है तो हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते गुजर चुके थे जी, 1 हफ्ता रह गया था जब हमारे पास नीचे डिस्ट्रिक्ट से वो कॉपी आई उस जजमेंट की। अच्छा, हम चूंकि प्रॉपर्टी कीमती थी तो हम चाहते थे कि एक कोई हम ना प्राइवेट काउंसिल हायर कर लें, कोई वकील प्राइवेट हायर कर लें, तो उसको ज़्यादा पैसे भी देने हैं और इसके लिए एनओसी की भी जरूरत होती है जो लॉ डिपार्टमेंट के। तो अब हमारे पास तो सिर्फ 1 हफ्ता था जिसमें हम एनओसी भी लें, उसकी ओपिनियन भी लें लॉ डिपार्टमेंट की, और पैसे भी वो हमें हमें चाहिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेने हैं। तो ये सारे काम अगर रूटीन में जाएं तो मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने पहला लेटर ही डीओ लेटर लिखवा दिया। तो अगर अर्जेंसी हो तो आप पहला लेटर ही डीओ लेटर लिखवा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है जी कि पहले आपने लेटर लिखा हुआ हो फिर रिमाइंडर और फिर उसके बाद। ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। तीसरा इस्तेमाल इसका वहां पे होता है जहां बहुत ज्यादा सीक्रेसी इन्वॉल्व हो। आपके कई केसेस इस तरह के होते हैं, जैसे रेमंड डेविस वाला केस था, उसने कत्ल कर दिए थे 2 बंदे अमेरिकन ने, पाकिस्तानी लड़के। अच्छा, ये आपके ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं या इस तरह के जो केसेस होते हैं वहां पे सीक्रेसी रखनी पड़ती है।
ताकि लोगों के जो जज्बात हैं फ्लेयर अप ना हो, मसला ना बने। तो बेसिकली जहाँ पे भी सीक्रेसी वाला इन्वॉल्व वो आएगा, ज़्यादा सीक्रेसी वाला, तो हम फिर वहाँ पे भी ये जो डीओ है हमारा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 सूरतें हैं जिनमें हम डीओ का या डेमी ऑफिशियल जो लेटर है या रेफरेंस भी जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। चलें, अच्छा, असूल ये है कि जहाँ पे आम लेटर काम दे जाए तो वहाँ पे हम डीओ लेटर नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनके लेटर लिखने से लॉ डिपार्टमेंट को हमें उम्मीद हो कि भाई जवाब आ जाएगा फौरी, ठीक है, तो फिर हम डीओ लेटर नहीं लिखवाएंगे अपने हेड से। दूसरी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को हम डीओ लेटर नहीं लिखवाएंगे, फिर हम आम लेटर से काम चलाएंगे। और अगर जो है वो लेटर डिप्टी सेक्रेटरी के लेटर से काम चल सकता हो तो भी हम डीओ लेटर नहीं लिखवाएंगे, हम डिप्टी सेक्रेटरी साहब से आम लेटर ही लिखवा लेंगे, है ना। तो ये है जी। जरा इसका फॉर्मेट भी हम देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर नाम जो है वो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, जो है हमारा लेटर शुरू होगा डीओ नंबर से, ठीक है। तो जो डीओ नंबर है वो, अच्छा, जो डीओ नंबर है हमारा, डीओ नंबर वही है जो हमारा लेटर नंबर है। अच्छा, लेटर ये डीओ नंबर के बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का नाम है, आपके डिपार्टमेंट का, आपके विंग का नाम आ गया, फिर डेट आ गई, ठीक है, डेट उसी तरह से लिखेंगे। अच्छा, जब डेट हो जाती है तो लेफ्ट साइड पे आपने सेंडर का जो नाम है, डेजिग्नेशन है और टेलीफोन नंबर है वो आपने लिखना है उसका। अच्छा, सेंडर अगर मैं हूं तो मेरा नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा और टेलीफोन नंबर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद देखना ये है कि जो ये एक मिनट जी, अच्छा, अच्छा, सब्जेक्ट के बाद जी हमने देखना ये है कि जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ अगर वो मेरे से जूनियर है या मेरे से जो है वो बराबर है मेरे, या मेरे से सिर्फ एक लेवल तक सीनियर है, तो मैं शुरू करूंगा लेटर, उसको एड्रेस करूंगा माई डियर और आगे नाम, चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, ठीक है। और अगर वो मेरे से 2 लेवल या 2 से ज्यादा लेवल सीनियर है तो फिर मैं लिखूंगा, अगर मर्द है तो लिखूंगा डियर मिस्टर और आगे नाम, और अगर खातून है तो डियर मिस और आगे नाम, ठीक है। और इसको पर्सनल टच देने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नाम होता है उसको हम अपने कलम से लिख देते हैं, या पूरा ही माय डियर और नाम, या डियर मिस्टर और आगे या डियर मिस आगे नाम जो है वो पूरा ही अपने कलम से लिख देते हैं ताकि जरा पर्सनल टच इसको मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जो है इसके कंटेंट्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे आपको पहले लेटर में कंटेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन फर्क ये है कि शुरू में और एंड में हम क्या करते हैं, उसकी जाती तवज्जो दिलाते हैं जो हमारा एड्रेसी है, कि वो जाती तवज्जो दे के इस मसले को हल करा दे। मिसाल के तौर पे मैं लेटर लिखता हूँ जी अपने सेक्रेटरी लॉ को, तो मैं शुरू में लिखूंगा जी कि आई हैव द प्लेजर टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट मैटर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और आखिरी पैरे में मैं ये लिखूंगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली पे पर्सनल अटेंशन टुवर्ड्स दिस मैटर एंड गेट द इशू रिजॉल्व्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड टू पे पर्सनल अटेंशन एंड फर्निश एन एडवाइस इन द मैटर एट द अर्लीस्ट, है ना, पॉसिबल, या विद इन इतने डेज जो है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम पहला और आखिरी पैरा जो होता है उसमें जाती तो जो की रिक्वेस्ट उससे करते हैं कि राशि तो जो देके इस मसले को हल करा दें। अच्छा, जब हमारे कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर आता है जी योर्स सिंसियरली। ये हमारी सब्सक्रिप्शन है, जो योर्स सिंसियरली का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कॉमा, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। फिर जो है जो सेंडर है
उसका नाम आ जाएगा ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। और इस नाम के ऊपर ये नाम जो होगा ब्लॉक लेटर्स में होगा और छोटी ब्रैकेट्स के अंदर होगा। मैंने आपको बताया कि छोटी ब्रैकेट्स वहां लगाई जाती हैं जहां पे साइन होने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि साइन होने हैं इसलिए हमने छोटी ब्रैकेट्स लगा दी। अच्छा, अब ये है कि जो हमारा एड्रेसी है जिसको लेटर हम भेज रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन और जो एड्रेस है वो हम इससे, ये जो नाम लिखा होता है सेंडर का, इससे एक या दो लेवल नीचे लेफ्ट साइड में पे हम वो कर देते हैं, लिख देते हैं नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस इसका, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेमी ऑफिशियल लेटर है वो भी हो गया। डेमी ऑफिशियल के बाद है अनऑफिशियल रेफरेंस। जी, अनऑफिशियल का नाम तो जाहिर करता है कि जी ये अनऑफिशियल का भी दफ्तरों में क्या काम, लेकिन असल में ये फॉर्मेट का नाम है अनऑफिशियल रेफरेंस, या इसको यूओ रेफरेंस भी कहते हैं, इसको यूओ लेटर भी कहते हैं, है ना। ओके, जैसे इसको अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं, इसी तरह से यूओ रेफरेंस या यूओ लेटर भी कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम एक महकमा दूसरे महकमे को कोई रेफरेंस भेजता है, डिपार्टमेंटल रेफरेंस भेजता है, ठीक है, जिसमें या तो फॉर इंफॉर्मेशन कोई चीज़ लिख के भेजी होती है या फिर हम उनसे एडवाइस मांगते हैं। तो जब एडवाइस मांगी जाती है तो भी हम यही फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। देखें जी। अच्छा, इसमें जो है ऊपर नाम है, हम नाम नहीं लिखेंगे। हमारा ये जो लेटर है ये शुरू होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, और उससे नीचे जो है दूसरी लाइन में आ जाएगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बाकी कंटेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको पहले बताया गया है, ठीक है। जब वो कंटेंट्स खत्म होते हैं तो फिर हमारा जो सेंडर है उसका नाम आ जाता है ब्लॉक लेटर में, और उससे नीचे जो है वो डेजिग्नेशन उसका आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे डेजिग्नेशन खत्म होता है तो वहाँ पे उससे नीचे जो है एक या दो लेवल नीचे लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, हाशिए के पास से। तो हम लिखते हैं एड्रेसी का, जो हमारा एड्रेसी है उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस हम लिख देते हैं। अच्छा, ये लाइन की सूरत में ही हम लिख देते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे भी मैं लेटर लिख रहा हूँ ये वाला सेक्रेटरी लॉ को, तो मैं लिखूंगा दी सेक्रेटरी कॉमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये वो सबको पता है कि वो वहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही है, तो इसलिए एड्रेस आप नाम भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख देते हैं दी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट कॉमा सिविल सेक्रेटरीट लाहौर लिख दें, ठीक है। तो एड्रेस भी हो गया पूरा। अच्छा, जब आपका ये डेजिग्नेशन एड्रेस खत्म होता है एड्रेसी का, तो उसके नीचे आप लाइन लगा देते हैं। लाइन से नीचे आप यूओ नंबर लिखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। यूओ नंबर ये आपका वही है जो आपका लेटर नंबर है या डिस्पैच नंबर है, जहाँ पे वो खत्म होता है। आप एक टैब मारते हैं एक या दो दफा, तो ये थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, फिर आप लिख देते हैं डेट विद द प्लेस ऑफ इशू, उसी तरह से जैसे आपको शुरू में बताया गया। तो इस तरह से करके हमारे जो लेटर फॉर्मेट्स हैं ये चारों खत्म हो गए। तो हमने ये देखा कि ये जो लेटर फॉर्मेट आखिरी तीन है ये तो आपको इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है उसका ज़रा मौका आपको कम ही होगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, सवाए जो है सिविल सेक्रेटरीट के। सिविल सेक्रेटरीट में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो ये लेटर इस तरह के लिखेगा, क्योंकि वही लिख सकता है फेडरल गवर्नमेंट को, या दूसरे जो है उनको वो वही लिख सकता है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम चंद बातें एंडोर्समेंट के बारे में भी देख लें। हमने देखा था कि जब भी मेन एड्रेसी के अलावा या ओरिजिनल जो एड्रेस मेन एड्रेस होते हैं उसके अलावा हमने किसी को कॉपी को भेजनी हो किसी कम्युनिकेशन की, मतलब किसी लेटर की या ऑर्डर की या नोटिफिकेशन की, तो हम क्या करेंगे, हम एंडोर्समेंट के जरिए भेजेंगे। अच्छा, ये जो एंडोर्समेंट होती है, ठीक है, ये
अपने लेटर के अलावा किसी और के लेटर पे भी लगाई जा सकती है। मैं मिसाल के तौर पे, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आज कहता है कि जनाब जो कन्वेंस अलाउंस है वो हमने रेट्स बढ़ा दिए हैं, हम मिसाल ले लेते हैं, ऐसे ही फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं जी, पहले अगर 5,000 दे रहे थे तो अब वो कहते हैं 10,000 हम कर देते हैं जो आपका कन्वेंस अलाउंस है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, तो मैं ये मेरे पास वो लेटर आ गया है जी, फर्ज करते हैं कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो जिसमें ये उन्होंने बताया है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसने अप्रूवल दे दिया इसकी, है। तो वो एक लेटर इशू उन्होंने कर दिया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपियां जो है वो डीपीआई साहब के ऑफिस को भी भेजूं। ठीक है, और मैं बाकी जो डायरेक्टर साहबान हैं उनकी ऑफिस को भी भेजूं, प्रिंसिपल साहबान जो है वहाँ पे भी भेजूं, ताकि सबको पता चले जो जो कन्वेंस अलाउंस ले रहा है तो वो अपनी पूरी अमाउंट जो है वो कन्वेंस अलाउंस की ले ले। तो मुझे पूरा लेटर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला वो टाइप कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखूंगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर के नीचे क्या जगह है कोई इतनी कि वहां पे लेटर हेड बन सके और जो है हमारी जो एंडोर्समेंट है वो बन सके। अगर है तो ठीक है, नीचे आप बना सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसके बैक पे बनाएं। ठीक है। अच्छा, एंडोर्समेंट में आप क्या क्या करेंगे? नंबर एक तो लेटर हेड आप बना देंगे। आप अपने में अगर दूसरे के लेटर पे आप एंडोर्समेंट लगा रहे हैं तो फिर आप अपना लेटर हेड भी वो बनाएंगे। क्या मतलब? डिपार्टमेंट का नाम अपने का लिखेंगे, आपका जो पहले नंबर पे गवर्नमेंट का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कि कौन सा आपका ऑफिस है उसका नाम लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक नंबर लिखेंगे जो आपका बेसिकली वो एंडोर्समेंट नंबर होगा, और उसके बराबर में आप जो है वो डेट लिख देंगे। ठीक है, और अगर नंबर और डेट ऊपर वाली हो तो आप सॉरी, नंबर और डेट तो ऊपर वाली हो ही नहीं सकती, हमारा जो नंबर और डेट होगा वो हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे जी कॉपीज फॉरवर्डेड टू कोलन, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 हमने लिखा जी दी ऑफिस ऑफ डीपीआई सी पंजाब लाहौर। नंबर 2, ऑल डिविजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। नंबर 3, ऑल प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस इन पंजाब। तो इस तरह से करके नंबर 4 जो भी आप इस तरह से करते जाएं तो आप तमाम मुतलकीन जो है वो आप उनको जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की उनको आप भेज सकते हैं। और नीचे फिर क्या होता है, सेंडर जो है उसका नाम आ जाता है ब्लॉक लेटर में छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और नीचे उसका डेजिग्नेशन आ जाता है। तो इस तरह से जो एंडोर्समेंट है आप किसी दूसरे के लेटर पे या ऑर्डर पे या नोटिफिकेशन पे भी आप एंडोर्समेंट लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो आपने याद ये रखनी है कि एंडोर्समेंट हमेशा बाय डेजिग्नेशन होती है, बाय नेम नहीं होती। भाई मिसाल के तौर पे मैं एक कॉपी एंडोर्स कर रहा हूँ डीपीआई साहब को, तो मैं लिखता हूँ जी कि कॉपी इज फॉरवर्डेड टू, तो मैं उनका डीपीआई साहब का नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि एंडोर्समेंट के अंदर जो है बाय एंडोर्समेंट हमेशा होती है बाय डेजिग्नेशन, बाय नेम नहीं होती। तो मैं लिखूंगा जी कि कॉपी इज फॉरवर्डेड टू डीपीआईसी पंजाब लाहौर, मैं डेजिग्नेशन लिखूंगा, बाय डेजिग्नेशन होगी एंडोर्समेंट, बाय नेम नहीं होगी। अच्छा, और नेक्स्ट चीज जो है वो याद रखने वाली ये है एंडोर्समेंट के बारे में कि एंडोर्समेंट हमेशा थर्ड पर्सन में होती है। वो कैसे भला भाई? कि भाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं आई और वी, आई सिंगुलर है और वी जो है ये प्लूरल है। अच्छा, तो जो सेकंड पर्सन है वो यू है, तो जो थर्ड पर्सन है वो है ही शी इट या दे, है ना। तो हमने जो जब भी इसमें जो हमारी एंडोर्समेंट है उसमें कहीं पे प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं तो हमने थर्ड पर्सन के करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि ए कॉपी इज फॉरवर्डेड टू दी डायरेक्टर जनरल पंजाब, डायरेक्टर जनरल कॉमा हेल्थ सर्विसेज पंजाब लाहौर, फुल स्टॉप। he is requested to ensure compliance of the जो भी वो ऊपर दिया गया उसके, है ना, जो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की उनकी वो कंप्लायंस को इंश्योर करें। तो जो मैंने क्या कहा है, ही इज रिक्वेस्टेड टू, मैंने ये नहीं कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एंडोर्समेंट जो है वो थर्ड पर्सन में होती है।
तो ही, शी, इट या दे का इस्तेमाल हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, ये हमारी एंडोर्समेंट के बारे में है। अच्छा, एक आखिरी चीज जो है एंडोर्समेंट के बारे में, वो आपने ये याद रखना है कि जो भी जो होते हैं फिनेंशियल जो होती हैं कोई ऑर्डर्स होते हैं, है ना, उनमें एंडोर्समेंट जो होती है वो फाइनेंशियल ऑथराइजेशन के मानों में आती है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई जो दोस्त है वो भर्ती हुआ है लेक्चरर के तौर पे, तो जब उसकी कॉपी एंडोर्स की जाती है किसको, अकाउंट्स ऑफिस को, तो ये महकमे की तरफ से, जो महकमा तालीम है उसकी तरफ से ऑथराइजेशन होती है कि जो एक्सपेंडिचर है उसका वो उस पर कर दिया जाए। वो कैसे वाला, यानी तनख्वाह इस उस बंदे को मिल जाएगी जिसकी कॉपी एंडोर्स हो गई है अकाउंट्स ऑफिस को, नोटिफिकेशन की कॉपी एंडोर्स होगी अकाउंट्स ऑफिस को या ऑर्डर की। अच्छा, अब अगर कभी गलती से ऐसा हो गया कि जी जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है या कोई ऑर्डर इशू हुआ है अपॉइंटमेंट का, उसकी कॉपी एंडोर्स नहीं हुई किसको, अकाउंट्स ऑफिस को, तो अकाउंट्स ऑफिस उस बंदे को तनख्वाह नहीं देगा। क्यों? अथराइजेशन ही नहीं है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर की अथराइजेशन होती है एंडोर्समेंट के जरिए, है ना, जो भी वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है या कोई और ऑर्डर है उसके नीचे जो एंडोर्समेंट है उसके जरिए अथराइजेशन होती है। हम अथराइज कर रहे होते हैं अकाउंट्स ऑफिस को कि आप इसको तनख्वाह दे दो। अच्छा, अगर वो नहीं हुई तो अब चाहे जो वो ऑफिसर है जिसने उस पे साइन किया नोटिफिकेशन पे या ऑर्डर पे, वो खुद भी चला जाए साथ अकाउंट्स ऑफिस और जाके गवाही भी दे दे कि जी ये ऑर्डर या नोटिफिकेशन तो मैंने इशू किया है, तो आप इसको तनख्वाह दे दें, वो नहीं देंगे क्योंकि अथराइजेशन नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनमें ये जो एंडोर्समेंट होती है वो अथराइजेशन होती है टू मेक दैट एक्सपेंडिचर। अच्छा, चलें, एंडोर्समेंट के बारे में हमारा वो हो गया जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि नोटिफिकेशन और जो ऑर्डर होते हैं ये हम कब करते हैं और इनका फिर हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन जो होता है ये बेसिकली जो भी हमारे गस्टेड ऑफिसर होते हैं, BS 16 एंड अबव में जो भी ऑफिसर है जो काम कर रहा है, चाहे वो पोस्ट का नाम कुछ भी है, तो वो गस्टेड ऑफिसर है। तो जो गस्टेड ऑफिसर है उनकी अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, छुट्टी है, इस तरह के जो मामलात हैं, जब भी हमने वो इशू करने होते हैं तो हम नोटिफिकेशन की सूरत में करते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो रूल्स हैं, अब आपने रूल्स कुछ पढ़े होंगे, आपके लीव रूल्स हैं, आपके इसके अलावा कंडक्ट रूल्स हैं, आपके पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स हैं, आपके पेंशन रूल्स हैं। जो भी आप रूल्स को उठा के देखेंगे वो नोटिफिकेशन की सूरत में इशू हुए हुए होंगे। तो तमाम रूल्स को हम नोटिफिकेशन की सूरत में इशू करते हैं। इसके अलावा ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर कौन से? ऑर्डर वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर होते हैं। तो ये लाहौर में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है एक दो दिन पहले। ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं सेक्शन 144 की इम्पोजिशन के, वो नोटिफिकेशन की सूरत में इशू होंगे। अच्छा, इसी तरह से जो बिल्स होते हैं, बिल्स कौन से? बिल्स ऑफ असेंबली। बेसिकली जो लॉ, सॉरी, जो ड्राफ्ट लॉ होता है, लॉ असेंबली से पास होने से पहले, उसको जब हम इशू करते हैं ड्राफ्ट लॉ को, हमारे पास कहीं से वो प्रपोज होके आता है किसी मेंबर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से कोई आता है ड्राफ्ट लॉ, तो उस लॉ को, ड्राफ्ट लॉ को हम कहते हैं बेसिकली बिल, बिल ऑफ असेंबली। तो ये जो बिल्स होते हैं असेंबली वाले, उनको भी हम नोटिफिकेशन की सूरत में इशू करते हैं। बेसिकली होता ये है कि कोई एक मेंबर या एक से ज़्यादा मेंबर कोई प्रपोज करते हैं लॉ, या कैबिनेट की तरफ से कोई प्रपोज होके आता है हमारे पास लॉ, हम क्या करते हैं कि उसको जो सेक्रेटरी असेंबली होता है उसके पास वो जमा होता है उसके ऑफिस में। जो सेक्रेटरी असेंबली है वो उसकी कापियाँ कराता है, मतलब उसका जो अमला है वो कापियाँ कराता है, और कापियाँ वो कराएगा जितने मेंबर्स हैं उनसे भी ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 500 कापी कराएगा, और वो फिर सबको, सब मेंबर्स को एक एक कॉपी उस ड्राफ्ट ला के दे देते हैं। वो सपोज की ये किया जाता है कि वो उसको पढ़ेंगे एक 8-10 दिन के बाद, जो उस पर असेंबली में बहस होगी और फिर वोटिंग हो जाएगी। अगर वोटिंग में पास हो गया तो वो लॉ बन जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो ड्राफ्ट लॉ होता है उसको बिल कहते हैं, ठीक है, बिल ऑफ असेंबली। अच्छा, इसी तरह से अगर असेंबली सेशन में ना हो तो अगर फेडरल सब्जेक्ट है तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो उस पर 90 डेज के लिए कोई लॉ बना सकता है थ्रू एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल है तो फिर गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो कोई लॉ बना सकते हैं 90 डेज के लिए ऑर्डिनेंस की सूरत में, है ना। तो जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है उसको भी हम इशू करते हैं इन द शेप ऑफ नोटिफिकेशन। अच्छा, अब देखने की चीज़ ये है कि ऑर्डर जो है वो कब इशू होता है। तो ऑर्डर जो है जो गजटेड ऑफिसर नहीं है, यानी BS1 से लेके 15 तक के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर या छुट्टी या इस तरह के मामला होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर की सूरत में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन जो हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर या ऑफिस के अंदर फॉलो की जानी होती हैं, सिर्फ बाहर नहीं, है ना। तो वो जो है वो भी हम ऑर्डर की सूरत में इशू करते हैं। मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि आप देखें DPI ऑफिस में अगर आप चले जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपके जो वर्क है उसका जो काम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है वहाँ पे। भाई जो आपके मुख्तलिफ वहाँ पे डायरेक्टर साहबान हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहबान हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान हैं, वो कौन सा ऑफिसर कौन सा काम करेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन करेगा, ये बेसिकली एक ऑर्डर के जरिए होती है। और ये ऑर्डर जो है DPI साहब की अप्रूवल के साथ इशू किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्यों ये है, चूंकि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर ये जो है इसको फॉलो किया जाना है, डिपार्टमेंट या ऑफिस जो है। तो ऑफिस कौन सा है, ये DPI साहब का जो ऑफिस है उसके अंदर चूंकि इसने फॉलो होना है तो इसलिए ये ऑर्डर की सूरत में होगा। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफिस आप चले जाएं, वहां पे आप देखेंगे कि जो महकमा है आपका, उसके अंदर मुझे याद है कि एक ऑर्डर होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का है, और एक और ऑर्डर भी होता है जो होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स का, कि डिप्टी सिक्योरिटी की क्या पावर है, कितनी छुट्टी वो दे सकता है, AS साहब की कितनी पावर है, वो छुट्टी कितनी दे सकते हैं, या सेक्रेटरी साहब की पावर क्या है ना, NOC की पावर कहाँ पे होगी, जो है वो विजिट अब्रॉड के लिए NOC कौन देगा, वगैरह वगैरह। ये जो होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स का, या दूसरा ये ऑर्डर की सूरत में फिर वो होता है। अच्छा, इसको इसीलिए ऑफिस ऑर्डर भी बाद सूरतों में कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट में इसको ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, हमारे यहाँ ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी जो है वो ऑफिस ऑर्डर भी इसको कह देते हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या गजटेड ऑफिसर का ऑर्डर हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और मुझे SNGD मेरे ऑर्डर करता है, तो वो SNGD मुझे लगाना चाहता है हायर एजुकेशन में, तो वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन करेगा SNGD मेरा। अच्छा, जब मैं हायर एजुकेशन में आके रिपोर्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब के पास, तो सेक्रेटरी साहब एक इंटरनल मेरी पोस्टिंग करेंगे, जो इंटरनल पोस्टिंग है वो ऑर्डर के जरिए होगी। तो इस तरह से गजटेड ऑफिसर का ऑर्डर भी हो सकता है जब वो इंटरनल उसके लिए हो, एडजस्टमेंट के लिए हो। अच्छा, अब इसका जरा फॉर्मेट देखते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसका ये ऊपर जो लफ्ज़ नाम लिखा हुआ है इस फॉर्मेट का, वो नहीं हम लिखेंगे। ये जो लेटर हेड के दो अल्फाज हैं ये भी हम नहीं लिखेंगे। हमारा जो नोटिफिकेशन है शुरू होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम से, फिर नीचे डिपार्टमेंट का, आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा, फिर डेट विद प्लेस ऑफ इशू उसी तरह से आ जाएगी। ये दरमियान वाला जो नोटिफिकेशन है ये लिखा जाएगा, और अगर ये ऑर्डर होगा तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाएगा। नोटिफिकेशन जो है वो नंबर से शुरू होता है, और जहाँ नंबर खत्म होता है हम फुल स्टॉप डाल देते हैं। और नोटिफिकेशन का दूसरी बात ये है कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि जो भी एग्जेक्टिव पावर्स एक्सरसाइज होंगी वो होंगी इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो नोटिफिकेशन भी इशू किया जाता है इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो हम इसको दो तरह से जाहिर करते हैं, या तो हम शुरू में लिख देते हैं गवर्नर ऑफ पंजाब इज प्लीज टू मेक सच एंड सच रूल्स, या गवर्नर ऑफ पंजाब इज प्लीज टू अपॉइंट मिस्टर या मिस आगे नाम, और एज लेक्चरर BS17 वगैरह वगैरह, है ना। ये सारे कंटेंट्स। या तो हम गवर्नर के नाम से शुरू कर देते हैं,
या फिर हम ये करते हैं कि अगर शुरू में नहीं हम गवर्नर साहब के नाम से भी शुरू करते हैं इसको नोटिफिकेशन को, तो फिर जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है ना, नेम इन ब्लॉक लेटर द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, तो ये जो नेम इन ब्लॉक लेटर है इससे ऊपर हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नर। तो इस तरह से करके कंटेंट्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के नोटिफिकेशन के मुख्तलिफ होंगे, जो भी कंटेंट्स हैं वो आप कर देते हैं। उसके बाद जहाँ कंटेंट्स खत्म होते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी का नाम और डेजिग्नेशन आ जाता है। ये इशूइंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसने अप्रूवल दी है इस नोटिफिकेशन की। तो भाई अगर ये लेक्चरर भर्ती हमारा कोई दोस्त हुआ है तो फिर ये अप्रूवल देने वाले जो हैं वो आपके सेक्रेटरी साहब होंगे, तो सेक्रेटरी साहब का नाम आ जाएगा और नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगा उनका। ठीक है, यहाँ पे चूंकि सेक्रेटरी साहब के साइन नहीं होने इसलिए यहाँ पे नाम के गिर्द छोटी ब्रैकेट्स नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे कंटेंट्स खत्म हुए तो नीचे फिर उसी तरह से एंडोर्समेंट आएगी जैसे पहले आपको बताया। अच्छा, जो एंडोर्समेंट है उसमें आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके करते जाते हैं, जिसको भेजना है, जो रेलेवेंट है या जरूरी है जिसको भेजना आप उसको जरूर भेजते हैं। लेकिन आखिरी जो होगा नंबर, फॉर एग्जांपल 7 नंबर पे आ जाता है, अगर आखिरी है तो हम आखिरी नंबर पे वो लिख देते हैं, एक कापी हम भेजते हैं सुपरिंटेंडेंट पंजाब प्रिंटिंग प्रेस लाहौर को, और हम उसके क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ही इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली गेट दिस नोटिफिकेशन पब्लिश इन द नेक्स्ट इशू ऑफ द गजट, के जो दूसरा अगला जो गजट का शुमारा आएगा उसमें इसको शाया करा दें। अच्छा, ये जहाँ पे एंडोर्समेंट खत्म होगी तो नीचे उस अफसर का नाम आएगा जिसने इस पे साइन करने हैं। वो जनरली हमारा सेक्शन ऑफिसर या इस लेवल का होता है, कोई अहम नोटिफिकेशन हो तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वो भी साइन कर देते हैं। तो फिर जो भी ऑफिसर है जिसने ये एंडोर्समेंट पे साइन करने हैं उसका नाम आ जाएगा ब्लॉक लेटर में छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और नीचे उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके अगर ऑर्डर हैं तो वो भी सिमिलर हैं, इसी तरह से वो होंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब जरा इसमें जो है वो कुछ 3 मिनट्स के अंदर मैं आपको लैंग्वेज के बारे में भी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कहती है जी, इंस्ट्रक्शन क्या कहती हैं। अच्छा, लैंग्वेज जो है जी, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस कहती हैं क्लियर और सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे। आप लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग सेंटेंसेस से मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करें। रेपिटिशन से भी आप बचें, चाहे वो वर्ड्स की हो या एक्सप्रेशंस की हो या आइडियाज़ की रेपिटिशन हो, आपने उससे बचना है। आपने लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई आपका लेटर होगा, भाई बाज़ दफ़ा लेटर लंबे लंबे होते हैं, 2 पेज का लेटर है, तो आप जब आखिरी पैरे पे पहुंचेंगे तो आपने क्या करना है, जो भी इससे पहले पैरों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको समराइज कर देंगे आखिरी पैरे में। अच्छा, आपने जो पंपस लैंग्वेज है उसको आपने अवॉइड करना है, उसकी बजाय आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से ऐसे आपने लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी जिसके मानी कंफ्यूज हो, क्लियर मानी ना हो, है ना। और जितने अल्फाज में आप बात कर सकते हैं कम से कम उतने में ही करें, आपने ज्यादा बातें वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, जितने जरूरी है कोई बात कन्वे करने के लिए सिर्फ आप उतने ही लफ्ज इस्तेमाल करें। एक्सेसिव जो यूज है, ज्यादा जो इस्तेमाल है एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब्स का, जैसे अनड्यूली, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, कंसिडरेबल, अप्रिशिएबल एटसेट्रा, इस तरह के जो अल्फाज हैं आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो आपने घुमा फिरा के भी बात नहीं करनी। ठीक है ना, जहाँ पे कम लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं वहां पे आपने ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, है ना। अच्छा, इसी तरह से बाज़ दफ़ा ये होता है तादाद के मामले में भी कुछ अल्फाज होते हैं, एक्सप्रेशन हमारी होती हैं, जैसे जी इन सम केसेस, इन द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टांसेस वगैरह। आपने इस तरह की जो एक्सप्रेशन हैं वो यूज़ करने के बजाय सिंपल इस्तेमाल करें, जैसे मैनी, फ्यू, सम या मोस्ट, या इस तरह के सादा लफ्ज आप इस्तेमाल करें। दूसरा यह है कि आपने जाने पहचाने लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। अनयूजुअल या अननेसेसरीली जो लॉन्ग वर्ड्स हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ वो इस्तेमाल करने लफ्ज जो कि जिनके मानी क्लियर हों, वेग ना हों। तो अब जनाब आप क्या सवालों की बारी आ गई, तो आप लोग जनाब सवाल कर सकते हैं जनाब, जी प्लीज।
नाम बताइएगा और जो है फिर आप सवाल कर सकते हैं जनाब। सर जी। जी कोई सवाल सर जनाब? वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, नाम बताइएगा काइंडली सर। आपका आवाज क्लियर नहीं है सर, दोबारा काइंडली। जी सर, जो पार्टिसिपेंट की हैंड रेज है उन सबके माइक अनम्यूट है। ठीक हो गया। जी एक अस्सलाम एक वालेकुम करके सर। जरा। वालेकुम सलाम जनाब अली। सर डॉक्टर अजमल दानिश बात करता हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सांगला हिल से। कहाँ से जी, ये लाहौर से या कहीं और? नहीं सर, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सांगला हिल, डिस्ट्रिक्ट ननकाना कांगड़ा। साहब। ठीक हो गया सर। सर काइंडली। अच्छा सर, मैं चूंकि उर्दू का तालिब इल्म हूँ और छोटा सा माशाल्लाह। उस्ताद भी हूँ, तो एक माशाल्लाह। बात है जो बड़ी खटकती है हमें उर्दू हम्म, के तालिब इल्म होने के हवाले से और इससे रिलेट होने के हवाले से, कि अब तक हम जो उर्दू जुबान को दफ्तरी जुबान पे के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? हमारे आइन में भी लिखा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। तो क्या सर इसके इस्तेमाल से, दूसरा सवाल इसी में, आसानी हो जाएगी इससे हमारे जो दफ्तरी मामूलात हैं और जो तरीका है कार है उनमें, या इसके बारे में आपकी जो नाइस ओपिनियन है वो क्या है सर? दानिश साहब मेरा नंबर आपको सामने नजर आ रहा है, मोबाइल नंबर। जी सर, जी सर। काइंडली नोट कर लीजिएगा, आपसे जी बड़ा सर। मजेदार गपशप रहेगी। जी मैं खुद इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है जी, लेकिन जी मैं उर्दू, मुझे इंग्लिश से ज्यादा आती है और उर्दू में जी मजा मुझे इंग्लिश से ज्यादा आता है। ठीक है। अच्छा, जी ये कोई कौम दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो किसी दूसरी कौम की जुबान में तरक्की कर सके। जी ठीक है सर। ना? आप ये देखेंगे कि जितने पाकिस्तान में लोग हैं उनमें बहुत सारे शायर हैं, है ना? जी जी। मुझे जरा 10 शायरों के नाम बता दे जो इंग्लिश में शायरी करते हो, बड़े बड़े पढ़े बहुत लिखे लोग। कोई नहीं, बहुत कम है। बहुत ही कम, है ना? और जो करते भी हैं वो ऐसे ही है, मैकेनिकल सी वो शायरी है, कोई जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन नहीं जी सर, है ना? बिल्कुल। ऐसे ही है। रूह से अच्छा, खाली, शायरी की रूह से खाली है। रूह से हाल ही है। अच्छा, ये इसी तरह से दूसरा हमारे मुनाफत है जी। जी मैं सर। कहता हूँ जी, मैं अगर कहीं पे देखें, आप देखें हमारी कोर्ट्स जो हैं उनकी जजमेंट्स हैं कि जी उर्दू नाफिज करें, लेकिन जजमेंट आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में होगी। बिल्कुल। ठीक है। हम बच्चों को इंग्लिश में बातें करना सिखाते हैं, जबकि ना उनको इंग्लिश में मजा आता है। ठीक है। जो बात अपनी जुबान में, तो मुख्तसर हम इसको करते हैं। बात वही है कि मुनाफकत है हमारे, हम हमारा यकीन ही नहीं है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी ज़रूरत पूरा कर सकती है। हालांकि जो है ये बहुत अच्छी ज़ुबान है, बेहतरीन है, इतना अच्छा लिटरेचर है, मज़ेदार है, और हम इतना एंजॉय कर सकते हैं, तरक्की भी इसी में कर सकते हैं। मुकाबले अच्छा का सर, इम्तिहान इसमें इसमें कर दें, उर्दू में एक कर और दें। मैं गुजारिश करूं कि पहले जी तो जी। ये कहा जाता था 60s तक के इसमें हमारी जो दफ्तरी इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो नहीं है। फिर वो मुख्तदरा कौमी सारी है जुबानी जी, सारी है हमारी जी। चीज़ों ने, अब इसमें बाकायदा किताबें हैं हमारी जो है ना, रमूज हाय दफ्तरी पे किताबें हैं और वो अमल में लाई जा सकती हैं और सारा प्रोसेस जो है वो दानिश किया जा साहब, सकता है। फतूर जो है वो नीयत का है, वो जी वसाइल सर। की कमी नहीं है। जरा नेक्स्ट को मेरा मौका देते हैं, हम आप गपशप लगाएंगे जी जी। सर। सर। अस्सलाम वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी। इफ्तिखार हुसैन बोल रहा हूँ, ग्रेजुएट कॉलेज चूनिया से। जनाब अली सर। सर आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था और इंतहाई सर इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। सर थैंक यू। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसमें चूंकि काफी सारी टेक्निकल टर्म्स हैं कि जो कि बार बार हम आपकी स्लाइड पढ़ें और फिर समझाएंगे और साथ कोई बिल्कुल ठीक है। समझाने वाला हो। सही तो है। अगर आपका लेक्चर हमें वीडियो फॉर्म में मिल जाए ताकि हम आपकी वीडियो को भी बार बार देखें और फिर स्लाइड्स को देखकर चीज को सही समझे, तो मेरे हाल में हमें ना पूरी सर्विस में इन चीजों की ज्यादा बेहतर सकती है। दोनों ऑप्शन सर अब्दुल गफार साहब, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। मेरा नंबर नोट कर लें। मुझे जी आप सर। में से ना आप खुद ही ना मुझे आप कर दीजिएगा एक व्हाट्सएप। ठीक है, नाम ओके शाम सर। अपना, मैं आपको ये भेज जी दूंगा सर, और आप बाकी दोस्तों को भी दे दें, है ना? चलिए बड़ी ठीक है। मेहरबानी। बाकी बहुत सारे दोस्त ये नंबर नोट कर लें, जिस जिसको जो जो चीज चाहिए हो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा जी। ठीक है, इंशाल्लाह लेट नहीं होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और किस तरह की गाइडेंस चाहिए हो वो भी मिल सकती है। ठीक है।
बड़ी जी जी बहुत मेहरबानी सर आपकी। जी, वेलकम वेलकम जनाब जी। एनी क्वेश्चन सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली सर। सर मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह इकबाल सर। सर आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा था, और ये जो एडिशनल हेल्प है कि हम आपके नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जी इसके लिए सर, बहुत शुक्रिया। ऑल ऑफ यू तो आर सर वेलकम सर। जी सर ये काफ़ी टेक्निकल हैं, मतलब ये जो हमने फॉर्मेट्स पढ़े हैं, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल और ऑफिस ऑर्डर वगैरह। तो सर असल में थोड़ा सा फ़र्क है कि एकेडमिक्स में जब हम एप्लीकेशंस और लेटर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, या जब हम खुद स्टूडेंट्स से तो हम पढ़ते रहे हैं, तो सर जी जी उसमें और ये जो हमारी ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस है, इनमें काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल तो ठीक है। सर प्रॉब्लम असल में यहाँ से आ रहा है कि अगर ये जो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये भी कहीं पार्ट ऑफ सिलेबस हों, ताकि आगे हमें आने वाले वक्त में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में फिर आसान हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा टाइम अगर दें तो एक मज़ाहिया सी बात है, वो भी मैं शेयर कर दूं। अभी ना करें, चलें वो सर मेरा नंबर नोट कर लें, वो हम खुद उसको एंजॉय बहुत करेंगे। सी 5 मिनट है असल में जी ना, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का वो हो जाएगा। मैं आपको जी इसका जवाब थैंक दे यू सर। देता हूँ जो पहले वाला आपका है जी सर, ठीक है सर? थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू इकबाल सर। साहब, इसमें और बाकी सब दोस्त भी जी, असल में ये है कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आपने तवज्जो देनी है सेकंड फॉर्मेट पे, जो मेमोरेंडम फॉर्मेट पे। आप उसी को सब जगहों पे इस्तेमाल करें, वो सिंपल सा है और वही इस्तेमाल होगा। ये डेमी ऑफिशियल आपको लिखने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, है ना। ये डेमी ऑफिशियल जो है ये होता है हमारे बेसिकली डिपार्टमेंटल लेवल पे, ये होता है, या आपके डीपीआई साहब के लेवल पे ये होगा, उनको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपके साथ इशू आप लोग नहीं करेंगे, वो भी आपके सेक्रेटेरिएट में इशू होता है। ऑर्डर जो इशू होते हैं वो ऑर्डर इशू हो सकते हैं आपके वहाँ पे कहीं, तो आप मेमोरेंडम फॉर्मेट को देख लें, वो सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने वही इस्तेमाल करना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, वर्डिंग आपकी वही होगी। सिर्फ ये है कि एक फॉर्मेट है जो ये बेसिकली, इसलिए ये डिफरेंट है आपके वो स्कूल, हमारे स्कूल और कॉलेजेस के फॉर्मेट से, क्योंकि कॉलेजेस वाला या स्कूल वाला फॉर्मेट था आम, जिसमें आप प्राइवेट लेटर भी लिखते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। ये फॉर्मेट है जो हमारा ऑफिस में इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, इसलिए ये वाला स्पेसिफिक है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो हदायत किया गया है, ये इसलिए हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है जनाब जी। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम काइंडली सर, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम मोस्ट वालेकुम वेलकम। सर। वालेकुम सलाम जनाब अली सर। मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पत्तों की से सर। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। सर वो मैंने आज तक जितने भी सवाल किए ना अपने, पहले वो जो हमें लेक्चर डिलीवर करते हैं रिसोर्स पर्सन सर जितने भी हैं, जी जी ट्रेनर, सर। उनसे मैंने जी जी हमेशा academics के रिलेटेड ही क्वेश्चन किए हैं। लेकिन सर मैं सही है आपसे सवाल एकेडमिक के रिलेटेड से अलावा, जी, वो सर ये है कि बताएं। मेरा काफी वास्ता रहा है ब्यूरोक्रेट से, मिलना गिलना रहा है, साथ जुलना रहा है उनसे, तो जी मैंने जी उनकी तबीयत में थोड़ी काफी सख्ती पाई है। लेकिन सही है। आपकी तबीयत में बड़ी इज्जो इंकसारी है, मैंने देखी है, बड़ी आजी देखी है और नरम तबीयत देखी है ड्यूरिंग लेक्चर। इसकी सर क्या वजह माशाल्लाह, है? मैं जी स्पेशल सिक्योरिटी रिटायर्ड हूँ, 20 के मैक्सिमम पे मैं रिटायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी सर्विस मैंने एंजॉय किया। वजह ये है कि जो अल्लाह ताला ना जब किसी को अता फरमाता है ना, तो वो शाह जो है वो झुकती जाती है, और जी जी जितना वो सख्त होती है उसको पे फल भी उतना ही कम लगता है, ठीक है ना। तो अल्लाह अल्लाह जी का बड़ा शुक्र है जी, और मैं इस चीज का कायल हूँ कि हम इंसान है ना, तो हम जी बराबर हैं बेसिकली। और हो सकता है आप सब दोस्त मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे हों, ठीक है ना। जी तो इसलिए मुझे इनकसारी ही जेब देती है जी हमें। हमारे जी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक जात जो है वो जी इतनी इनकसारी वाली थी जी, है ना। तो जी हम लोग तो ज़ाहिर उनके फॉलोअर्स हैं। तो थैंक यू वेरी जी मच सर फॉर दिस। थैंक यू सर। मेरा नंबर आप नोट कर लें, तो इंशाल्लाह राब्ता जी रहेगा, सर, है नोट कर, ना सर। जी सर, नोट तो कर लिया सर। आपने प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम्युनिकेट, ठीक है जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम सर जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। जी काइंडली। सर ऑफिशियल राइटिंग के लिए कोई हमें बुक आप रिकमेंड करेंगे भी, अगर हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो कोई ऐसी बुक हो? हाँ बहुत अच्छा।
अच्छा, ये जहां से जिस मैनुअल से ये लिया गया है ना, मैं आपको वो मैनुअल जो है वो भिजवा सकता हूँ, ये नेट पे भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारा है मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर से ये सारे फॉर्मेट्स भी लिए गए हैं, है ना, और ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी वहां पे मौजूद हैं। ये मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, ये रेगुलेशन विंग का जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का रेगुलेशन विंग है उसके वेबसाइट पे ये मौजूद है। अगर आप मुझे लिखेंगे तो मेरे पास भी ये मौजूद है, व्हाट्सएप में भी मौजूद है, मैं आपको 2 मिनट में आपको भिजवा दूंगा, है ना जी। यू आर ऑलवेज वेलकम सर, ठीक है जनाब, शुक्रिया जी, वेलकम। अच्छा बंदा कोई है और ये प्लीज। हाँ जी, टाइम जो है, मेरा ख्याल है हमारा टाइम तो गुजर गया है। अब अगर आप लोगों का नेक्स्ट सेशन मेरे ख्याल में होगा, ऐसे ही है ना जी? जी सर। चलें जी, खुश रहें ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो किसी चीज की जरूरत हो, गाइडेंस की, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आई एम अवेलेबल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।